वेलकम बैक टू कॉमर्स फेलो क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने किया था सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू एन एग्रीमेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, वाइड वर्सेस इलीगल एग्रीमेंट और डिस्चार्ज एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे टॉपिक हमने बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ा था और आज ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे लास्ट पार्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी। तो चलिए आज हम अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या होता है? व्हेन वन पार्टीज ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट द अदर पार्टी गेट्स लीगल हेल्प फ्रॉम द कोर्ट। यानी जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है तो वो पार्टी जाकर के दूसरा पार्टी जाकर के कोर्ट से हेल्प ले सकता है। तो रेमेडी मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन गिवन बाय लॉ, यानी कि लॉ की तरफ से जो सॉल्यूशन मिलता है उससे ही हम रेमेडी कहते हैं। और जब हम कोर्ट से कोई हेल्प लेते हैं इसे हम कहते हैं रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि ए जो है ना वो एग्री करता है कि वो बी को 30,000 में अपना लैपटॉप बेचेगा, लेकिन ए जो है ना फिर वो रिफ्यूज कर जाता है डिलीवरी के टाइम में कि नहीं मैं अपना लैपटॉप जो है ना वो नहीं बेचूंगा। तो ए क्या करता है? वो तो ए हैज ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है। तो बी क्या कर सकता है? वो जा करके कोर्ट से हेल्प ले सकता है। ठीक है, तो ब्रीच का मतलब ही हो जाता है टूटना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का टूट जाना। तो मेन रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कौन कौन से रेमेडीज होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच होने के? सूट फॉर डैमेज, when contract is broken court orders the guilty party to pay money for loss। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो कोर्ट ऑर्डर देता है गिल्टी पार्टी को, यानी कि जिसकी गलती होती है उसे ऑर्डर देता है कि वो जा करके जो लॉस है उसको मनी के टर्म में फुलफिल करे। फिर आता है टाइप्स ऑफ डैमेजेस। तो इसके कुछ टाइप्स है वो देख लेते हैं। पहला है ऑर्डिनरी डैमेज, लॉस दैट नेचुरली अकर्स ड्यू टू ब्रीच, यानी कि जो नॉर्मल लॉस हो जाते हैं ना उसे ही हम ऑर्डिनरी डैमेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप का जो वो प्राइस था वो था 35,000 और आपने जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस किया था वो था 30,000, तो कितना हो गया? 5,000 का। तो इसे ही ऑर्डिनरी डैमेज कहते हैं। फिर आता है स्पेशल डैमेज, लॉस ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टांसेस विच वेयर नोन टू बोथ पार्टीज, यानी कि कोई स्पेशल सब्सटेंसेस की वजह से लॉस हो गया है। फॉर एग्जांपल ए को पता था कि अगर वो बी को लैपटॉप देर से डिलीवर करेगा तो उसका जो फैक्ट्री है ना वो शट डाउन भी हो सकता है। तो जो शट डाउन पॉइंट आ गया ना वो एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो जो ए है ना वो शट डाउन में जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है उससे भी पेमेंट करेगा, यानी पहला वाला जो तो पेमेंट करेगा ही, वो देर से वो दिया है तो बी तो जाकर के केस करेगा ही, फिर बाकी जाकर के जो एक्स्ट्रा लॉस होगा वो भी ए फुलफिल करेगा। फिर आता है एग्जाम्पलरी यानी पुनिटिव डैमेज, गिवन टू पनिश द गिल्टी पार्टी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे पनिशमेंट भी लगेगी। तो यूजुअली कब होता है? ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, शादी का वादा किया हुआ है किसी ने किसी से और वो जाकर के फिर मुकर जाता है, तो इसे ही मैं कहते हैं ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। फिर आता है डिसऑनर चेक बाय बैंकर, यानी कि चेक का डिसऑनर हो जाना। आता है नॉमिनल डैमेजेस। तो नॉमिनल डैमेजेस क्या होता है? वेरी स्मॉल अमाउंट विद नो एक्चुअल लॉस बट लीगल राइट इज वायलेटेड, यानी कि जो लीगल जो लॉ है राइट है वो टूट रहा है लेकिन ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे 1 रुपया 10 रुपये तक का कोई नुकसान हो रहा है लेकिन एक्चुअल लॉस उसमें नहीं हो रहा है। फिर आता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट ऑर्डर्स द पार्टी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट यूज्ड व्हेन मनी इज नॉट सफिशिएंट कंपनसेशन, यानी कोर्ट कहती है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को जो बात हुआ है उसे ही फुलफिल करो, यहाँ पे पैसा देने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल सेल ऑफ लैंड। फिर आता है सूट फॉर इंजेक्शन, कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप अ पार्टी फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग, यानी कोर्ट ऑर्डर देती है कि तुम जो काम कर रहे हो रुक जाओ कुछ गलत करने से। फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंट ब्रीच इंस्टेड ऑफ कंपनसेटर, यानी कि अगर तुम ये काम करते हुए नहीं रुके तो तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय एग्रीज टू वर्क नॉट टू वर्क विद कंपटीटर बट ट्राइज टू डू सो, कोर्ट स्टॉप्स हिम, यानी एक एम्प्लॉय है, ठीक है, वो एम्प्लॉयर से अपना जो है ना कहता है कि मैं आपके कंपटीटर से जाकर के कोई भी तरह का एग्रीमेंट नहीं करूंगा या फिर मैं उसके लिए कोई भी काम नहीं करूंगा, लेकिन वो चोरी चुपके ना उसके साथ काम कर रहा होता है पीठ पीछे। तो कोर्ट जो है ऐसे एक्ट को ना स्टॉप करती है, यानी कि ऐसे जो एक्ट है उस लोग को रोक लगाती है। फिर आता है सूट फॉर रिसेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल ड्यू टू ब्रीच, पार्टीज आर फ्री फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशन, यानी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो टूट चुका है, कैंसिल हो चुका है और दोनों पार्टी अपने अपने ऑब्लिगेशन से फ्री हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल
ए रिफ्यूजेस टू डिलीवर गुड्स, बी कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ए जो है ना वो गुड्स डिलीवर करने के लिए मना कर देता है, तो उसी वक्त बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर देता है। फिर आता है सूट फॉर क्वांटम मेरियट, मीनिंग एज मच एज अर्न, यानी जितना काम उतना दाम, सिंपल वर्ड्स में। तो इसे हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगर आपके घर में कोई पेंटर है, वो काम कर रहा है, ठीक है, और वो जो पेंटर है ना वो आधा ही घर में आपका काम करके गया है, बाकी आधा घर छोड़ दिया, तो आप उसे कितना पैसा दोगे? जितना वो काम किया उतना ही पैसा दोगे। तो इसे ही हम सूट फॉर क्वांटम मेरियट कहते हैं। और ये ना इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा नेट के लिए। नेट का एमसीक्यू में पूछ लेता है कि क्वांटम मेरियट क्या होता है, और उसका अपोजिट साइड में उसका मीनिंग दिया हुआ रहता है, तो आपको मैच करना पड़ता है। तो इसे भी आप याद करिएगा, एज मच एज अर्न। When a person has partly performed the contract and the other party breach it, he can claim payment for work done, यानी जितना काम किया है उतना पेमेंट के लिए वो क्लेम कर सकता है। टॉपिक पे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। A contingent contract is a contract which depend on the happening or non-happening of a future uncertain event, यानी कि ये फ्यूचर के कोई अनसर्टेन इवेंट पे जो है ना वो डिपेंडेंट होता है। अगर वो काम हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस टू पे ₹50,000 इफ बी हाउस इज डैमेज बाय फायर, यानी ए बी को प्रॉमिस करता है अगर तुम्हारा घर जो है ना वो आग की वजह से जला तो मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। तो अगर आग लगती है तो वहाँ पे जो ए जो है वो पे करेगा, यानी कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। और अगर आग नहीं लगती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाएगा। तो इसे ही हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो कि फ्यूचर के कोई अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंट होती है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पे ना कोई एग्रीमेंट नहीं होती है, लेकिन जो लॉ है ना वो इसे इम्पोज करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो कोई एग्रीमेंट तो हो नहीं रही, पर इंसानियत और लॉ कॉन्ट्रैक्ट बना देती है। इसका मेन रूल होता है अनजस्ट इनरिचमेंट। इसका मतलब किसी और के नुकसान पर अमीर बनना गलत है, यानी कि किसी और के नुकसान पे खुश होना गलत है, या फिर अपने आप को कोई किसी को नुकसान हो रहा है और तुम अपना फायदा देख रहे हो तो ये भी बहुत गलत है, ठीक है। तो इसमें ना 3 केसेस आते हैं, इसे वन बाय वन बहुत अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। पहला आता है नेसेसरीज टू मैनर रिकवर फ्रॉम प्रॉपर्टी। देखिए मैनर के साथ ना पहली बात तो ये कि एग्रीमेंट करना ही वॉइड है, क्योंकि मैनर के साथ एग्रीमेंट होता नहीं है। लेकिन अगर माइनर को आप कोई नेसेसरी सामान दे रहे हो, उसका ज़रूरत का जो सामान दे रहे हो, जैसे उसको खाना, कपड़ा, रहने के लिए घर दे रहे हैं, तो जब वो अपना एज से प्लस हो जाए, यानी कि वो जब मेजर हो जाए, तो आप उससे अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं उसके प्रॉपर्टी से। फॉर एग्जांपल, अगर उसके प्रॉपर्टी में कोई घर हो या फिर कोई पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, तो आपने जो खर्च किया है उस पर, तो वो जो पेमेंट है उसको आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड मस्ट ट्राई टू फाइंड ओनर। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो, आपको रास्ते में किसी का पर्स मिला, तो ऐसा नहीं कि आप उठा के अपने पॉकेट में रख लोगे, नहीं, जिसका वो पर्स था वो ओनर तक आप उसको पहुंचाने का कोशिश करोगे, और उस ओनर और आपके बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। फिर आता है मनी पेड बाय मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने ना किसी और को पैसा देना था और चला गया किसी और के पास। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है सोनू, एक बंदा है हरमू, एक और बंदा है सोनू, ठीक है। आपने इस सोनू को पैसा दिया, चला गया इस सोनू के पास, तो इस सोनू के पास से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो मोनू को जाकर के पैसा वापस करे। ऐसा नहीं है कि अपने पास ही रख ले, तो उसे ही कहते हैं मनी पेड बाय मिस्टेक, ठीक है। तो ये सोनू और मोनू के पास भी एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यानी कि जिसका सामान है उसको वापस करना कंपलसरी हो जाता है इसमें, ठीक है। लॉ इसको इम्पोज करती है। तो आई होप यहाँ तक भी आपको बिल्कुल क्लियर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉन्ट्रैक्ट सिनेरियो इनवैलिडिटी। तो यहाँ पे 3 केस है, इसे भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। हालांकि मैंने इसे आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से टू द पॉइंट डिटेल वे में समझाया है। पहला है साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस, यानी कि जो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आप उसमें चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हाँ हो गया, यहाँ पे नो कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने ना वो बी को कहा है कि मैं अपना बाइक को 50,000 में दूंगा, बी वहाँ पे चुप है, बी कुछ कह नहीं रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बी एक्सेप्ट कर ले। ए को ना ये एज्यूम नहीं कर लेना है कि बी कुछ नहीं कह रहा तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। फिर आता है माइनर एग्रीमेंट वॉइड, यानी कि माइनर के साथ तो एग्रीमेंट करना ही वॉइड है। फिर आता है इलीगल ऑब्जेक्ट नो रिफंड, यानी कि कोई इलीगल ऑब्जेक्ट के साथ आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें रिफंड नहीं होगा, कोर्ट उसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगी। ए फॉर एग्जाम्पल, ए पेज बी टू बीट अप सी, बी डज नॉट डू इट,
यानी ए बी को पैसा देता है कि अगर तुम सी को मारोगे तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। अब जो बी ना पैसा ले लेता है लेकिन वो सी को नहीं मारता है, तो ए जो है क्लेम कर रहा है कि तुम मुझे मेरा दिया हुआ पैसा वापस करो। तो यहाँ पे अगर बी नहीं वापस करता है तो ए जो है वो केस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये इलीगल ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसे भी मैंने पहले ही क्लास में बहुत अच्छे से आपको समझाया था, एक बार फिर से समझा देती हूँ। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का ना होने के लिए 5 एसेंशियल्स है। क्या क्या? यहाँ पे सामने वाला बंदा एक ऑफर देने वाला होना चाहिए और वहाँ पे एक एक्सेप्टेंस करने वाला भी होना चाहिए। अगर जहाँ पे ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों है तो ही वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगी। मस्ट बी कम्युनिकेटेड होना चाहिए। ठीक है, स्पोकन होना चाहिए। मन में सोच ली कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वैसे वैलिड नहीं है। आपको बोल के बताना होगा कि हाँ मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में बन जाएगा। फिर आता है कंसिडरेशन, लॉफुल प्लस रियल। यहाँ यानी यहाँ पे सामान के बदले कुछ मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पैसा, सर्विस यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। फिर आता है कैपेसिटी, मेजर प्लस साउंड माइंड, यानी कि जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो 18 प्लस का होना चाहिए और उसका दिमागी संतुलन भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। फिर आता है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट जो है वो फ्री होना चाहिए। इसका मतलब ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लास में समझाया है। सारा वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप एक एक करके देख सकते हो। बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है सारे क्लास। फ्री कॉन्सेंट क्या होता है? वो कॉन्सेंट यानी कि वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी दबाव, बिना किसी फ्रॉड, बिना किसी प्रेशर में आकर के कर रहा हो, अपनी मर्जी से कर रहा हो। फिर आता है नो इलीगल ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई इलीगल सामान की कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल वही आपका आ गया स्मगलिंग ऑफ गुड्स, ड्रग्स। तो आई होप यहाँ तक भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। कंडीशन व्हेन ऑफर टू परफॉर्म इज वैलिड। कौन कौन सा कंडीशंस होते हैं जहाँ पे जो ऑफर टू परफॉर्म है वो वैलिड होता है, यानी कि ऑफर जो है वो परफॉर्म माना जाता है। तो सेक्शन 38 के अकॉर्डिंग एन ऑफर टू परफॉर्म इज वैलिड ओनली इफ ऑल दीज कंडीशंस आर फुलफिल, यानी ये जितना भी कंडीशंस ये फुलफिल होगा तो ही वो जो ऑफर है वो परफॉर्म जो है वो वैलिड माना जाएगा। पहला क्या आता है? ऑफर मस्ट बी अनकंडीशनल, यानी जो भी हम ऑफर दे रहे हैं ना उसमें कोई एक्स्ट्रा कंडीशंस ऐड नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये ना गुड्स डिलीवर कर रहा है लेकिन कहता है क्या जी कि मैं अगर तुम मुझे 500 रुपीज एक्स्ट्रा दोगी तो ही मैं तुम्हें ये जो गुड्स है ना वो डिलीवर करूंगा। तो क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशंस आ गया? तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कंडीशंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर आता है ऑफर मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम, यानी इट शुड बी मेड ऑन द ड्यू डेट, यानी कि जिस दिन का आपका वादा किया गया है कि आप इस दिन आकर के मेरा गुड्स दोगे तो आपको उसी दिन आकर के वो गुड्स डिलीवर भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 जून को गुड्स डिलीवर करना था। ऑफर मस्ट बी ऑन 10th जून, यानी 10 जून को ही आपको वो गुड्स भी डिलीवर करना है। फिर आता है ऑफर मस्ट बी मेड एट प्रॉपर प्लेस, यानी कि जहां की बात मेंशन की गई है एट द प्लेस मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे जाकर के गुड्स डिलीवर भी करना है। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी एट बायर शॉप्स, गुड्स मस्ट बी ऑफर देयर, यानी कि अगर बात की गई है कि बायर के शॉप में जाकर के आप गुड्स डिलीवर करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप रेलवे स्टेशन पे ही जाकर के सामान छोड़ दो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप जाकर के बायर के शॉप में ही करोगे तो ही वहां पे ये ऑफर जो है वो वैलिड माना जाएगा। फिर आता है ऑफर मस्ट बी मेड एट द प्रॉपर पर्सन, यानी ऑफर जो है वो प्रोमिसी या उसके द्वारा ऑथराइज किए गए एजेंट से ही होना चाहिए। ऑफर शुड बी मेड टू द प्रोमिसी और हिज ऑथराइज एजेंट। फिर आता है ऑफर मस्ट बी मेड इन प्रॉपर मैनर, यानी जो मैनर में मेंशन किया गया हो ऑफर वही मैनर पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट बाय चेक, अगर ऑफर में लिखा हुआ है कि वो पेमेंट जो है ना वो चेक से करेगा तो उसको चेक से ही ऑफर करना पड़ेगा। ठीक, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चेक मस्ट बी ऑफर्ड। ठीक फिर आता है ऑफरी मस्ट गेट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू चेक, यानी जिसके पास जो गुड्स जो है ना वो डिलीवर हो रही है तो उसे वो टाइम मिलना चाहिए कि वो गुड्स जो है वो चेक करे अच्छे से, इतना गुड्स जो है देख ले, एग्जामाइन कर ले कि मेरे जो मैंने ऑर्डर किया था वही आया है या नहीं। तो इसमें आता है स्पेशली इन केस ऑफ गुड्स। ठीक है, एग्जाम्पल बायर शुड बी अलाउड टू एग्जामाइन गुड्स। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा अच्छे से। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत बहुत आप सबको। यहाँ पे आज हमारा टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट 1872 पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से बिल्कुल समझाया है इस सारे वीडियोस में। तो जिस किसी ने भी नहीं देखा है तो वो बिल्कुल जाके देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कैसा लगा आपको मेरा सारा वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पे BCom, MCom
यूजीसी नेट के हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बिल्कुल टू द पॉइंट और डिटेल वे में अच्छे से समझाऊंगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।